हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का डे क्लासेस में स्वागत है। आज हम अब क्लास 10th का साइंस का आंसर पेपर देने जा रहे हैं, जो कि सेट नंबर 5 है 2020 का। सेट नंबर 5NN 2020 यानी 2020। इनमें से 3 खंड होते हैं। पहला खंड भौतिक विज्ञान का और दूसरा खंड रसायन विज्ञान का, तीसरा खंड जीव विज्ञान का। तो आपके रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान लगभग सारे सेट हो चुके हैं 2019, 20, 18। तो ये हम आपको जीव विज्ञान का देने जा रहे हैं, जो सेट नंबर 5 है, खंड गा। इसमें से पहले 4 नंबर बहुविकल्पी होते हैं, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बच्चे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। इससे 100% क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में 2 प्रकार पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन करने का संवहन। यानी दोनों क्रियाएं जा से जाइलम से मतलब जल का, फ्लोएम से मतलब भोजन का। तो याद रखें, ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें होती है, इसलिए भूले नहीं बच्चे। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए और फ्लोएम होता है भोजन के संवहन के लिए। दूसरा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। यानी गर्म जल का प्राप्त करने के लिए हम लोग तापक को बादलों वाले दिन नहीं करते हैं। कौन से दिन? बादलों वाले दिन। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी, यानी मस्तिष्क हमारी किस क्रिया के लिए है उत्तरदायी होता है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी। यानी शरीर हमारी जो मस्तिष्क का कार्य होता है, उत्तरदायी होता है, वो सभी कार्यों के लिए होता है। सोचने की जो शक्ति होती है वो मस्तिष्क से होती है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो भी अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। और शरीर का संतुलन बनाने की क्रिया होती है, वो भी मस्तिष्क से ही क्रिया होती है। अगर शरीर का संतुलन बना रहता है, अगर मस्तिष्क हमारा सही है, जिससे शरीर का पूरा संतुलन बना रहता है। यानी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र, मादा मतलब होता है महिला, नर मतलब होता है पुरुष। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी शुक्रवाहिका। मादा जनन तंत्र क्या है? शुक्रवाहिका नहीं है। ये नर जनन तंत्र का भाग होता है शुक्रवाहिका, इसलिए कह रहा नहीं है। पूछ रहा सबसे पहले ये देखें, है और कि नहीं है। क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूछ ले क्या कह रहा है, नहीं है। तो नहीं है मतलब कि शुक्रवाहिका है। क्या है? शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इनकी अंतिम उत्पाद क्या है। यानी स्वपोषी पोषण क्या है और ये अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये बहुत बार बताया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आता भी है लगभग, बहुत सरल भी है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पादपों कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश तथा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कोई भोजन नहीं देता, वो स्वयं भोजन बनाते हैं। यानी किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल है, यानी ग्रीन कलर की जो होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्रिया करना चालू कर देती हैं, जिससे उनका भोजन की क्रिया संपन्न हो जाती है, भोज्य पदार्थों का निर्माण हो लगता है। और इनका अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। मानव में वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। मानव में वृषण एक नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। काफी वृषण कोश में स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु, यानी इनको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म का उत्पादन करना, यानी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं, और जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। इसका तापमान कितना होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से, जो स्पर्म बनाने में सहायक होते हैं, स्पर्म के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला है, जैव विकास का उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अफ्रीका के जंगलों में वातावरणीय परिवर्तन के कारण घास तथा शाकीय पादप नष्ट हो गए हैं। क्या है? अफ्रीका के जंगलों में जो वातावरणीय परिवर्तन के कारण घास तथा शाकीय पादप नष्ट हो गए हैं, जिस कारण जिराफ जो हैं पूर्वजों को, जो कि सामान्य आकार के ऊंचे पादपों से भोजन प्राप्त करने में प्रयास में अपनी गर्दन तथा आगे की टांगें उपयोग करना, यानी जैसे कि पहले के जिराफ थे, बताया गया है कि अफ्रीका यानी पहले के जो जिराफ पाए जाया करते थे वो ऊंचे
पेड़ों से पत्तियों तोड़ने के लिए खाने के लिए अपनी टांगें आगे की कूद कूद करके खाते हैं, जिससे उनकी गर्दन लंबी हो गई है और आगे की टांगें भी लंबी हो गई हैं, जिसे उपयोग करके बड़ा हो गया। इसी कारण से इनकी लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। छुई मुई पादप गति तथा मानव में टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। छुई मुई तो आपका लगभग ये चैप्टर कटा हुआ है। कोविड-19 के कारण आपका ये लेसन हटा दिया गया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इससे पूछ ली गई हैं घुमा करके, तो इसलिए फिर भी बता दिया गया है। एक बार नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हुआ कई बार होता है कि जो चीज़ें कटी हुई होती हैं वो भी आ जाती हैं, इसलिए पढ़ के ज़रूर जाएँ सभी बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, और कमेंट्स से बताएं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। छुई मुई में स्पर्श उद्दीपन की प्रति, यानी छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें स्पर्श उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है, अगर उसको छू लिया जाता है, छुई मुई मतलब छुआ नहीं कि वो मुरझा गया, छुई का मतलब छुआ, मुई का मतलब मुरझा गया। तो जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जैसे छूते हैं वो तुरंत मुरझा जाता है। स्पर्श करने में उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है। तो छुई मुई में स्पर्श उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप गति होती है। यदि पत्ती को छूते हैं तब उद्दीपन पत्ती के आधार तक संचरित हो जाता है और पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, यानी मुरझा जाती हैं। यह आधार कोशिकाओं में परासरणीय दाब के कम होने के कारण होता है। जब उद्दीपन समय समाप्त हो जाता है तब परासरणीय दाब पुनः स्थापित हो जाता है, यानी जब उद्दीपन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर से परासरणीय दाब पुनः स्थापित हो जाता है और पत्तियां सामान्य अवस्था में फिर से आ जाती हैं। यानी जब तक असर उनमें दिखाई देता है छूने की क्रिया का, तब तक पत्तियां मुरझा जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो फिर से पत्तियां जो होते उसी अवस्था में आ जाती हैं। यह वृद्धि अनाश्रित गति है। हमारे पैर की गति क्या होती है, हमारे पैर की पेशियां तंत्रिकाओं से संबंध होती हैं। किससे? हमारे पैर की जो पेशियां होती हैं वो तंत्रिकाओं से संबंध होती है, जिनमें गति करने हेतु आवश्यक सूचनाएं मस्तिष्क द्वारा भेजी जाती हैं। गति करने हेतु आवश्यक जो सूचनाएं होती हैं वो किसके द्वारा भेजी जाती हैं? मस्तिष्क द्वारा भेजी जाती हैं। यानी जैसे कि हम गति करने का सोचते हैं, यहाँ जाना है, ऐसे करना, इतना चलना है, तो वो जब हम सोचते हैं, मस्तिष्क के द्वारा कोई न्यूज भेजते हैं, तंत्रिकाओं का संबंध होता है, तब हम गति करते हैं। और वो ऐसा पत्तियों में नहीं होता, छुई मुई के पौधे में, तो दोनों में डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है इसमें अथवा में पूछा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पुरुष में जनन कोशिकाएं, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करती है। आपका ये क्वेश्चन चौथे आंसर पेपर सेट में चौथे में भी पूछा है, 2020 के चौथे में भी। पुरुष में जनन कोशिकाएं वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक जनन कोशिका में 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। एक जनन कोशिका में कितने? 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इनमें से 2 शुक्राणु Y+X यानी 23 गुणसूत्र तथा अन्य 2 में Y+Y यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी दोनों में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन X समान होता है और Y डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो जो पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है उसमें X और Y पाया जाता है, यानी एक गुणसूत्र डिफरेंट अलग प्रकार का पाया जाता है, जो लिंग निर्धारण की क्षमता को निर्धारित करता है। स्त्रियों में चूंकि दोनों गुणसूत्र समान होते हैं और इन्हें जनन कोशिकाओं में XX से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोनों प्रकार के जो होते हैं वो दोनों ही XX गुणसूत्र होते हैं, तो दोनों समान होते हैं। और जो पुरुष में पाए जाते हैं वो दोनों गुणसूत्र अलग होते हैं। एक X होता है जो समान प्रकार का होता है और एक Y अलग प्रकार का होता है जो XX से प्रदर्शित करते हैं। अतः स्त्रियों में अंड के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के बाद सभी अंडे एक ही प्रकार के अर्थात X प्रकार के उत्पन्न होते हैं। और जब X शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उससे लड़की उत्पन्न होती है, और जब Y शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। देखेंगे जैसे कि यहाँ पे XY है, XX है। जब X और Y को अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा निषेचित कराएंगे तो आपका 1 मिनट शॉर्टकट के चित्र दिखा रहे हैं। ये जब इस X से क्रिया कराएंगे तो XX ही बनेगा। फिर अगर इसी X को 1 मिनट इसी X को
इसी एक्स को फिर एक्स से कराएंगे तो फिर भी एक्स एक्स बनेगा, यानी लड़की हुई। अगर इस वाई को एक्स से कराएंगे तो एक्स वाई होगा, और इसी वाई को फिर से इस एक्स से कराया तो फिर एक्स वाई होगा, यानी लड़का होगा। तो इसमें से अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की होती है, अगर एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है। ठीक है, ये लिंग निर्धारण की क्षमता रही। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर यानी उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं। पेज नंबर 6 में, यानी पिछले सेट में आपको ये क्वेश्चन बता दिया गया है। चौथे में ये खाद्य कड़ी, जिसमें हमने बताया था कि कीट खाते हैं, चूहे खाते हैं, सांप बाज, वो वाले में सारा ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यानी जो ओजोन परत होती है आपकी, उससे क्या क्षति पहुंच सकती है, क्या चिंता का विषय है, ये देखेंगे। इसका आंसर क्या है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर हमारी सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा करती है। ओजोन परत जो होती है आपकी, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो उनके ओजोन परत में समा जाती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी को ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर हमारी सुरक्षा करती हैं, और ओजोन परत को विभिन्न रासायनिक कारणों से क्षति बहुत तेजी से हो रही है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र में वृद्धि हो गई है, जिनमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति अल्ट्रावायलेट किरणें यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर आने लगती हैं, जो कैंसर, मोतियाबिंद और त्वचा रोग के कारण बन गई हैं। जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही ये आपकी कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जो कि जैसे कि कैंसर है, मोतियाबिंद है, और आपके जो त्वचा संबंधी रोग है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही होती है। इस क्षति को रोकने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वसम्मति यह बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्टकट में CFC भी बोलते हैं। आपकी ये फ्रिज में कहते हैं कौन सी गैस पाई जाती है? यही पाई जाती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के उत्पादन के 1986 में स्तर पर सीमित रखा गया है, जिसके कारण यह भी बहुत नुकसानदायक होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना बनाना है और इसकी कार्यविधि भी बतानी है, कि सचित्र वर्णन करना है। वृक्क का निर्माण क्या करता है और कैसे क्या काम है इसका, ये देखेंगे। वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन, इसी को बोलते हैं, वृक्काणु को नेफ्रॉन बोलते हैं। और एक आपका होता है वृक्क, वो अलग है, वृक्काणु एक अलग है आपका, नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं को नेफ्रॉन या वृक्काणुओं से होता है। जैसे कि प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं, पहला होता है मेलपीगी कोष और दूसरा होता है स्रावी नलिका। देखेंगे मेलपीगी कोष किसे कहते हैं? इसमें से प्याले नुमे वुमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस होता है। मेलपीगी कोष इसमें से एक प्याले नुमा वुमेन संपुट यानी जो रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, रुधिर का संवहन करता है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस प्रकार का गुच्छा होता है। दूसरा होता है स्रावी नलिका, इसके 3 भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडली भाग, मध्य हेन्ने लूप और तीसरा होता है दूरस्थ कुंडली भाग। समीपस्थ मतलब जो वृक्क के पास होता है, मध्य मतलब जो बीच में होता है, दूरस्थ मतलब जो बाहर की ओर होता है। फिर देखेंगे इसमें मूत्र निर्माण क्रियाविधि कैसे होती है। वुमेन संपुट के ग्लोमेरुलस की अववाही धमनियाँ जितना रक्त लाती हैं वह अपवाही धमनियों से निकल नहीं पाती, अतः रक्त प्लाज्मा दबाव के कारण छनकर, यानी रक्त प्लाज्मा जैसे ब्लड सर्कुलेशन का दबाव पड़ता है, जिसके कारण छन करके वृक्क नलिका के स्रावी भाग में आ जाता है। इसे ही नेफ्रिक निस्यंद कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रिक निस्यंद। कई बार पूछता है नेफ्रिक निस्यंद क्या है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन के समय छन करके भाग निकलता है बाहर, उसी को नेफ्रिक निस्यंद कहते हैं, छने हुए भाग को। इस प्रक्रिया को परानिस्यंद भी कहते हैं। नेफ्रिक निस्यंद में प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ करके रुधिर प्लाज्मा के सभी घटक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं?
प्लाज्मा के प्रोटीन्स को छोड़ करके बाकी रुधिर के जो भी प्लाज्मा घटक पाए जाते हैं वो सभी पाए जाते हैं। स्रावी नलिका के प्रारंभिक भाग में लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, आयन हो गए, जल हो गया, ये पुनः से अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ इसी में रह जाते हैं। जो आपके नाइट्रोजनी उत्सर्जी होते हैं, वेश उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो आपके इसी में पाए जाते हैं और अपवाही धमनिका से शेष उत्सर्जी पदार्थों को स्रावी नलिका में स्रावित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज वहन की विधि का वर्णन कीजिए। यानी पादपों में जल का संवहन किस प्रकार से होता है, खनिज लवणों का किस प्रकार से होता है। तो पादप में जल परिवहन के निम्न पदों से अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि पहला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम मतलब कहा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जड़े में जो शाखाएं, जड़ों के अंदर जो जड़ें होती हैं उनमें से छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मूल रोम। मूल का मतलब होता है जड़ और रोम का मतलब जो रुए निकले होते हैं, तो मूल रोम कहते हैं उन्हीं को। भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच फंसे रहते हैं। किसके, मृदा कणों के बीच फंसे रहते हैं एवं कोशिका जल के संपर्क में रहते हैं। ये किसके संपर्क में, कोशिका जल के संपर्क में रहते हैं। और प्रत्येक मूल रोम के मध्य एक बड़ी घाटी होती है जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं व कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं और भूमि के अंदर जल की सांद्रता से भी कम होती है। अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण से दाब अधिक होता है। यानी जो भूमि के अंदर का सांद्रता की कोशिका का परासरण दाब होता है वो भूमि के जल के परासरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है। जड़ में जल का संवहन कैसे होता है, द्वारा देखेंगे। जल का मूल रोम में जैसे जैसे प्रवेश होता है इसके कारण स्फीत दाब बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, उसमें स्फीत दाब बढ़ जाता है। 1 मिनट, ये आपको क्वेश्चन पीछे सेट में मिल चुका है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कई, और ये इम्पोर्टेंट भी है। जल का परिवहन जरूर पूछता है, कई सेटों में आपका दिया हुआ है अनसॉल्व पेपर में। चलिए देखेंगे, जैसे जैसे स्फीत दाब बढ़ जाता है एवं जल कार्टेक्स, इसी को वल्कुट बोलते हैं, कार्टेक्स के ही वल्कुट बोलते हैं, कोशिकाओं में पहुंचाने लगता है जिससे कार्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतया स्फीत हो जाती हैं, यानी अलग हो जाती हैं और इनकी लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंतर द्रव्य पर दबाव डालती हैं, जिसके कारण जल में संवहन का चित्र देखेंगे किस प्रकार से जल संवहन होता है और मूल रोम के द्वारा कैसे ही फ्लोएम में। ये है आपका पेरिसाइकिल, इसको मेटाजाइलम बोलते हैं। जो इस प्रकार की संरचना है, ये आपके जो मूल रोम यानी जड़ें निकली होती हैं और जो इसमें से गोल गोल आकार के देखें ये मृदा कण यानी मिट्टी के कण हुए हैं। और आपका ये फ्लोएम की संरचना है, किसकी है, फ्लोएम की, जिसके द्वारा खनिज लवण पेड़ पौधों में पहुँचते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, जस्ट 1 मिनट थोड़ी। चलिए, आपका ये सेट अनसॉल्व पेपर 2020 का 5वां सेट था जो आपका कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे बाकी के 4 सेट पहले ही डल चुके थे, ये आपका 5वां सेट था। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले सेट में करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़रूर बच्चे, और लाइक करें। जो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।